नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और वहीं शुरुआत करेंगे गोरखपुर से, जहां पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर चाकू से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर से पुलिस को नए सबूत भी हाथ लगे और वहीं जिसके आधार पर वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता। दरअसल मुर्तजा अपने घर की छत पर बीते कुछ दिनों से एयरगन से निशाना लगाना सीख रहा था और वहीं गोरखपुर पुलिस ने बरामद की गई एयरगन और छर्रे यूपी एटीएस को भी सौंप दिए। इसके अलावा आपको बता दें कि मुर्तजा इस समय पुलिस हिरासत में है और उसको सोमवार की रात 8 बजे से 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा और इस दौरान पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसी अपने तरीके से उससे पूछताछ करें। दरअसल मुर्तजा के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के साउथ गेट पर रविवार शाम को मंदिर के बाहर सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 कांस्टेबल को धारदार हथियार से हमला करने और घायल कर दिया था, जिसके बाद गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ है और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पीठ के महंत भी हैं। वहीं मुर्तजा ने 2015 में आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की और उसके बाद उसने 2 कंपनियों में नौकरी भी की और 2015 में इंजीनियरिंग पास करने के बाद उसने पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम किया और फिर एसआर पेट्रो केमिकल्स में काम किया। और वहीं गौरतलब है कि मुर्तजा से पूछताछ और पड़ताल में जांच एजेंसियों को ये भी पता चला है कि वो आईएसआईएस से जुड़े वीडियो लगातार देखता था और इसके अलावा कट्टरपंथी मौलाना जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण भी देखता था। और सुरक्षा बलों ने पूछताछ में पता लगाया है कि इंटरनेट पर जिहादी वीडियो सर्च करने के दौरान वो कट्टरपंथियों के संपर्क में आया और दरअसल उसने जिहादी वीडियो सर्च करने के बाद उसमें कमेंट भी किए थे, जिससे के जरिए वो कट्टरपंथी आतंकियों के समर्थन में आया। और वहीं कट्टरपंथियों ने मुर्तजा को जिहादी बनाने के लिए बेहद शातिराना तरीका भी अपनाया और इसके अलावा जांच में ये भी पता चला है कि मुर्तजा नेपाल जाते वक्त बॉर्डर इलाके में मौजूद मदरसों में भी गया था। और वहीं इस वक्त एक बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दें कि बरेली में पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बरेली में पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला और वहीं आपको बता दें कि गांधी पार्क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस वक्त की बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पत्रकारों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर ये मार्च निकला है। और वहीं आपको बता दें कि बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर ये मार्च निकाला गया और वहीं पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसएसपी द्वारा सौंपा गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि सभी पत्रकार इसमें मौजूद रहे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकार इस कैंडल मार्च में मौजूद रहे और बरेली में ये पत्रकारों का कैंडल मार्च निकाला गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और वहीं आपको बता दें कि गांधी पार्क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया और वहीं पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान पत्रकारों ने गिरफ्तारी को लेकर ये मार्च निकाला है। और वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे पत्रकारों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और शांतिपूर्ण तरीके से ये कैंडल मार्च निकाला गया। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे पत्रकारों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और शांतिपूर्ण तरीके से ये कैंडल मार्च को निकाला गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर ये कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन किया गया। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जहां पर पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर ये कैंडल मार्च और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कैंडल मार्च निकाला गया, पत्रकारों ने ये कैंडल मार्च निकाला और वहीं शांतिपूर्ण तरीके से पत्रकारों द्वारा शांति प्रदर्शन किया गया। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि पत्रकारों ने गिरफ्तारी को लेकर ये मार्च निकाला। और इसके अलावा आपको बता दें कि गांधी पार्क पर शांतिपूर्ण तरीके से पत्रकारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया, एसएसपी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि पत्रकारों की लगातार गिरफ्तारी को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया और इसके अलावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया गया है। और वहीं
एसएसपी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पत्रकारों ने ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं सीतापुर में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष हरिराम अरोड़ा और अन्य कई पत्रकारों ने मिलकर बलिया के 3 पत्रकारों को जेल भेजने की कार्रवाई के संबंध में महामहिम राज्यपाल संबोधित जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को ज्ञापन दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि बलिया के 3 पत्रकारों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है, जिनको लेकर पत्रकार समाज में काफ़ी आक्रोश है। और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों की गिरफ्तारी कर प्रतिरोध कर उनकी तत्काल रिहाई की मांग भी की गई। और वहीं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष हरिराम अरोड़ा ने बताया कि बलिया में पेपर लीक होने की घटना को उजागर करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और उसी के संबंध में विरोध जताते हुए यूपी के राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और कि जल्द ही पत्रकारों को रिहा किया जाए। वहीं सोनभद्र में मंगलवार को बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर नाराज द्विवेदी तहसील क्षेत्र के विडमगंज, महोली, म्योरपुर सहित स्थानीय पत्रकारों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन को मुख्यमंत्री नामित ज्ञापन सौंपा है। और वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों ने नायब तहसीलदार विशाल कुमार पासवान को ये ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि पत्रकारों द्वारा ये प्रदर्शन भी किया गया और वहीं जुलूस भी निकाला गया, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार को जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बलिया प्रकरण में जिस तरीके से कथित दोषी करार दिया गया है पत्रकारों को, हकीकत बात तो यह है कि उन्होंने ही इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। गलत लोगों को चक्र रच के फंसा दिया गया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को प्रदेश के मुखिया के ऊपर भरोसा है। कितने डीएम और एसपी सस्पेंड हो रहे हैं अपने कार्यप्रणाली की वजह से। मुझे विश्वास है, हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि बलिया के भी डीएम और एसपी के खिलाफ न्यायिक जांच करा के जो इस मामले में दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, पत्रकारों को तत्काल रिहा कराया जाए और फर्जी मुकदमे वापस किए। वहीं बरेली की लड़की से बदायूं के युवक ने पहले अंकित बनकर शादी रचाया और करीब 1 साल तक युवती के साथ रहा। जब उसकी असलियत खुली तो वो युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और जिसका विरोध करने पर उसे घर से बेदखल कर दिया गया। और मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। और वहीं बदायूं के चौधरीगंज फिश मार्केट का रहने वाला रफत हुसैन कादरी ने अंकित बन बरेली में युवती से शादी रचाया और करीब 1 साल तक युवती के साथ रहा। और वहीं युवती को जब उसकी असलियत पता चली तो वो अंकित वही नहीं रफत हुसैन कादरी है तो और उसका विवाह भी हो चुका है। तब उसने इस बात का विरोध किया और युवती के विरोध करने पर आरोपित ने उस पर मंतांतरण का दबाव भी बनाया और वहीं धर्मांतरण से इनकार करने पर उसने युवती को घर से बेदखल कर दिया। वहीं मंगलवार को युवती ने एसएसपी को पूरा घटनाक्रम बताया और वहीं एसएसपी ने सुभाषनगर पुलिस को इस मामले में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए। वहीं आरोपित और युवक का संपर्क एक निजी बैंक में काम करने के दौरान हुआ था। वहीं आरोपित अब भी बैंक में काम कर रहा है और वहीं आरोपित के डर से युवती ने नौकरी छोड़ दी है। एक मामला संज्ञान में है। एक युवती के द्वारा ये बताया गया कि वो बैंक में काम करती है और उसका जो एक सहयोगी है, जो दोस्त है, वो भी बैंक में काम करता था और उसने कहा है कि वो 1 साल से उसके साथ रहती थी और जो उनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था और इसमें उनके द्वारा शादी भी कर ली गई थी और दोनों ही बैंक में काम करते हैं। फिर ये बताया गया कि 1 साल के बाद जो युवक है उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है और इसमें जो भी साक्ष्य के आधार पर जो कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। ये महिला है, पीड़ित महिला है। कुछ दिन पहले इनने करनी सेना से संपर्क साधा और इन्हें मदद मांगी। ये पुलिस के पास गई पर इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, तो इसलिए हम लोग आज करनी सेना के समस्त पदाधिकारियों के साथ एसएसपी महोदय के पास आए और पूरा मामला जो है वो लब जिहाद से जुड़ा हुआ है। वो गुमराह करता रहा इनको, कलावा बांध के इनके से दोस्ती की। फिर ये लोग 1 साल तक रहे, रिलेशनशिप में रहे। जब इन्होंने विरोध किया तो उनने मारने की कोशिश की। उस बीच उस रोड से मैं गुजर रहा था तो इनको एम्बुलेंस से मैंने पहुंचाया
हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके 2 दिन बाद मैंने इनसे संपर्क साधा तो इन्होंने कहा कि मैं एफआईआर लिखाने के लिए तैयार हूं और इसको सज़ा होनी चाहिए ताकि ये किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर सके, क्योंकि ऐसे लोग एक को छोड़ते हैं दूसरी को पकड़ते हैं। तो एसएसपी साहब ने आज आदेश कर दिए एफआईआर लिखने के और ये भी कहा है जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको जेल भेजा जाएगा। वहीं अब खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां 38 साल पहले युवती को बेला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में फरार चल रहा एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त कोतवाली नगर ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि उच्च न्यायालय प्रयागराज में लंबित डांडिक अपील के एनबीडब्ल्यू वारंट शुदा अभियुक्त तार बाबू उर्फ तारा चंद को गिरफ्तार करने में एटा पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये पिछले 38 सालों से फरार चल रहा था और ताराचंद 38 साल पहले सन 1982 में एक युवती को बेला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा घटना के कुछ समय बाद ही युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ताराचंद दुबे को गिरफ्तार करके जो है माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अभियुक्त 1982 के एक अभियोग में वांछित था, उसमें गिरफ्तार हुआ था और वो माननीय न्यायालय से बेल प्राप्त होने के बाद ट्रायल पे उपस्थित नहीं हो पा रहा था और काफ़ी समय से दिल्ली में छुप के कहीं रह रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू के कंप्लायंस में आज कोतवाली नगर द्वारा ये कार्रवाई की गई है और लगभग 38 साल के बाद जो है इसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सम्मुख। वहीं पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार सिंह के निर्देशन और वहीं पुलिस उपाध्यक्ष बिंदकी योगेंद्र सिंह मलिक के पर्यवेक्षण में बकवेर पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अभियुक्त से एक 12 बोर तमंचा और एक 12 बोर जिंदा कारतूस भी बरामद किया था। वहीं थाना अध्यक्ष नीरज सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, प्रकाश दोहरे, कांस्टेबल राजकर्मा पांडे में टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर बेता तिराहा शकूराबाद से गुलजार शाह को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक सेंट्रो कार और 12 बोर तमंचा और 12 बोर एक जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। और थाना अध्यक्ष नीरज सिंह यादव ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा भी आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया है। वहीं थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में शातिरों ने एक घर में मासूम भाई बहनों को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया और फिर नकदी और 1.5 लाख के जेवरों की लूटपाट की गई है। और इसके बाद पड़ोसी अन्य 3 घरों में घुसकर नकदी और जेवरात समेत करीब 3 लाख का सामान चोरी कर फरार हो गए। और वहीं ताबड़तोड़ 4 घरों में लूट और चोरी की वारदात से पूरे गाँव में दहशत फैल रही है। और वहीं पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं ओंग थाने के हाजीपुर गांव निवासी राम नरेश यादव सोमवार की रात अपनी पत्नी शशि के साथ खेतों में चने की मड़ाई करने चला गया था। वो घर पर 12 वर्षीय बेटा और शोभित और वहीं 10 वर्षीय बेटी अंजलि को सोता हुआ छोड़ गए। और वहीं मध्य रात्रि के करीब घर में चोर दाखिल हुआ और इस पर आहट पाकर मासूम भाई बहन की नींद खुल गई और इस पर दोनों ने शोर मचाया। और वहीं चोरों ने दोनों की कनपट्टी में तमंचा लगाने से और जान से मारने की धमकी देकर दोनों को एक अलग कमरे में बंद कर दिया। और इसके बाद कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर 15,000 रुपये की नकदी सहित 1.5 लाख रुपए की कीमत के जेवरात भी उड़ा ले गए। कहाँ रहते हो? हाजीपुर। पापा क्या नाम है? श्री रामनेश यादव। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई है? हम सो रहे थे और वो कहाँ शोर ताला तोड़ रहे थे तो शोर हुआ तो हम जग गए और तो देखा कि 3 लोग थे। तो जैसे हम जगे नहीं वो हमने देखे तो कान में हमको दबा दिए आके और दबा के तो फिर दबा के कान में पकड़ लिया और फिर चोरी करने लगे थे। मारा पीटा भी है? नहीं, कल पटक दिया था। कहाँ, यहीं पे या तखत पे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर शोर मचाओगे तो ऐसे ही मारेंगे तुम्हें। अच्छा, कोई असला लिए थे? हाँ। चलो। तुम्हारे साथ और कोई था? हाँ, मेरी बहन थी। क्या नाम बहन का? अंजलि। कितनी उम्र है अंजलि की? अंजलि 10 साल की। तुम्हारी? मेरी 12 साल।
वहीं पुलिस लाइन फतेहपुर में प्रयागराज जोन की 9वीं आर्चरी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार द्वारा किया गया और वहीं महोदय ने आगे आए टीमों के मैनेजर से परिचय प्राप्त किया और वहीं आयोजनों में कुल 60 टीमों ने प्रतिभाग किया। मौके पर क्षेत्र अधिकारी लाइन सुशील प्रगति यादव, क्षेत्र अधिकारी जाफरगंज अनिल कुमार, क्षेत्र अधिकारी बिंदकी योगेंद्र मलिक और प्रतिसाद निरीक्षक अशोक पांडे और वहीं अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं फिरोजाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में महानिदेशक आगरा जोन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, पीआरओ अखिलेश नारायण सिंह, एसपी सिटी मुकेश चंद मिश्रा और प्रतिक्षणरत रिकूत आरक्षी गढ़ किया गया और वहीं निरीक्षण उसके बाद प्रीत में अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए प्रेरणा दी गई है। आज जनपद फिरोजाबाद का वार्षिक निरीक्षण है। इसमें पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस और विभिन्न ब्रांचेस का समीक्षा निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में आज थाना मक्खनपुर और थाना पचोखरा इनका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। थाना मक्खनपुर में जो भवन है, जो बिल्डिंग है, जो काम यहाँ पर कर रहे हैं संतोषजनक है। जो रिकॉर्ड्स का रखरखाव है वो ठीक है और जनरली पब्लिक की, नागरिकों की, शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें जो और बेहतर हो सके। वहीं जिले में चेन स्नैचरों ने आतंक मचा रखा है, जहां एक और पुलिस चेन स्नैचरों को गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शहर के गोरा बाजार चौराहे के पास से अपने बच्चे को स्कूल से लाने जा रही महिला की दिन दहाड़े गले से चेन और कान की बाली खींच कर लिए गए। और वहीं आपको बता दें कि लगातार पुलिस चेन स्नैचरों के खिलाफ अभियान चला रही है और उन्हें धरपकड़ भी कर रही है। लेकिन एक तरफ जहां पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े चैन स्नैचरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें महिला के द्वारा और महिला से चैन और कान की बाली खींचते हुए वो फरार हो गए। फिर पता नहीं सर क्या हमको ऐसे लगा दिए, सुंगा दिए कि हमको जैसे हाथ पैर मेरा कांपने लगा। हमें कुछ समझ में नहीं आया। मेरे सामान सब उतार लिए, पर्स भी गले का ले लिए, कान का निकाल लिए, पर्स में मोबाइल था वो ले लिए सब। कितने लोग थे? और बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे सर। ये है कि एक लंबा था, 35-36 साल का रहा होगा और एक उससे भी मैंने। और वहीं सोनभद्र के रनू में आज भी 10 से 15 घरों के ग्रामीण नाले से मिट्टी खोदकर चुहाड़ से पानी निकालते हैं और वहीं और पूरे 1 दर्जन घरों के ग्रामीण इसी पानी को पीकर अपनी प्यास को संतुष्ट करते हैं। और वहीं आपको बताते चलें कि पिछले 4 से 5 साल में ग्रामीण पंचायत रनू में बह रहे लमदहा नदी नाला का पानी पीते हैं और इसी से सारा दिन का काम करते हैं। और वहीं जब इसकी ज़मीनी हकीकत को जाना गया तो देखा गया कि वाकई में ग्रामीण त्योहार से पानी निकाल कर पी रहे हैं और उसी पानी को गांव के पशु पक्षी जानवर भी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। और आज 21वीं सदी में जहां दुनिया आधुनिकता पर निर्भर हो गई, ज़्यादातर चीज़ें आर्टिफिशियल बनने लगी है, तो वहीं इस जमाने के बढ़ते दौर में दुगदी विधानसभा 403 के अति बहुल क्षेत्र ग्राम पंचायत रनू में कई दर्जन ग्रामीण लमदहा नाला का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ये दिक्कत हमन के सब दिन आई है, बचुआड़े से पानी पीते हैं। इसी आषाढ़ में भी बाढ़ चलता है तो का कहलन रे वहू में दिक्कत है। और फिर तो धूप आ जाता है तो वह चुगाड़ से पानी वह खन खन के जिस भी लगाएंगे तो वह तनी मनी कोड़ार में पानी दे आए न पिए के लिए जिस बीए से। तो ये कौन सी नदी है? लमदहा नदी है। तो जैसे कि आसपास कितने घर होंगे और कितने लोग यहाँ से पानी पीते हैं? 10 लोग। 10 घर? हाँ 10 लोग। तो इसी पानी से सारा काम होता है आपका? हाँ सारा काम, बियाह शादी हुई तब वो सब नले के पानी संगे सब किए, वोट वोट सब दिए, बाकी हमन के पर ध्यान नहीं। हमन के कोई देखते नहीं है कि हाँ का कहलन रे पानी पीला बिन मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। पानी चाहते हैं कि हम लोग का पानी हो जाएगा तो ठीक है।
और सब का कर नाला का पानी पिए वाला ही का कर अब ये नदी खोद खोद के ये चुआड़ी पानी पी रहे हैं, कोई हमन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और 10 आदमी ऐसने पानी कोई लड़का बच्चा ऐसी दुख बीमार में सब मर जात बड़न, कैसे बचाव थी ऐसी हमन के दिन पार होत बहान, कोई ध्यान नहीं खन कर। जे मोदी वोदी जोगी बनल बड़न उहो नहीं खन ध्यान कर के हमन के पानियों के व्यवस्था कर देतन तो बहुत ठीक रहे कि हाँ इतनो तो हमन के सहयोग कर देतन तो बहुत अच्छा रहे। का करल जाए ये तो हमन के समस्या बा। 10-12 घर वाहन इतना में हमन इसी नाले के पानी पी पी के हिया और सब। और वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के संसद में दिए विवादित बयान को लेकर आगरा के वकीलों में खासा आक्रोश देखने को मिला। वहीं आपको बताते चले कि मंत्री किरण रिजिजू ने 3 मार्च को संसद में खंडपीठ की स्थापना को लेकर कोई भी कार्य लंबित नहीं है इस तरह का बयान दिया था, जिसके बाद आगरा के वकीलों ने उनके इस बयान की घोर निंदा करते हुए आगरा दीवानी के बार एसोसिएशन के दीवानी लाइब्रेरी में एकत्रित होकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें तय किया है कि 6 अप्रैल को समूचे आगरा में न्यायालय के कार्यालय का बहिष्कार करेंगे। और मीडिया के सवालों पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आगरा के राजनेताओं को नपुंसक भी बताया और कहा कि समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगरा में खंडपीठ की स्थापना चाहता है। और वहीं उन्होंने कानून मंत्री के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से मुलाकात भी की और बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो सार्वजनिक रूप से सदन में बयान दिया गया है कि कहीं भी कोई भी खंडपीठ का मुद्दा पेंडिंग नहीं है, उसका विरोध करते हुए आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। क्योंकि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना के लिए आयोग का गठन हुआ और ऐसे में आगरा में ही खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई, तो फिर किस आधार पर कह दिया कि खंडपीठ कहीं कोई मुद्दा अभी पेंडेंसी नहीं है? मुद्दा तो पेंडेंसी है। वर्ष 1966 से लेकर के और आज तक कंटिन्यू हाईकोर्ट खंडपीठ को लेकर के आंदोलन जारी है। लेकिन आगरा के जो राजनेता हैं, यहाँ से अगर मुलायम सिंह जैसे नेता होते, यहाँ से मायावती जैसे नेता होते, यहाँ से लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता होते, यहाँ से नरेंद्र मोदी जैसे। इस मीटिंग में हमने आज ये तय किया है कि माननीय केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है सांसद में कि कोई विचाराधीन नहीं है हाईकोर्ट बेंच बनाने का विचार, उसके विरोध में हम लोगों ने मीटिंग में कॉल की है और कल उसमें स्ट्राइक रखेंगे हम कल, और कल विरोध प्रकट करेंगे। कल की रणनीति तय करेंगे, कल इसके बाद क्या करना है। कोशिश की जा सकती है, कोशिश में प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास ही कर सकते हैं। सफलता देना न देना नेताओं के हाथ में, हमारे अपने जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि 9 MLA हैं यहाँ के, 2 सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, कि आगरा के लिए कुछ करें। इतने साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सालों से, उसका कुछ रिजल्ट हमको मिले। कल हमने अहम रोल है, कल हड़ताल का न्याय कार्य से बच रहने का लिया है कि कल कार्य नहीं करेंगे जो केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है उनको उपलब्ध में। और एक यहाँ पे मीटिंग हाउस की गई है जिसमें जिले भर से सारे अधिवक्ताओं और नेताओं को बुलाया गया है। जो अधिवक्ता हैं, जो मतलब बार काउंसिल के अपने को मांगे, तहसील से, कलेक्ट्रेट से, कमिश्नरी से आएंगे, उनके संग आगे रूपरेखा तय की जाएगी। और आगे चल के आगरा मंडल के जो सांसद हैं उनसे भी समय लिया जाएगा और सबको आगरावाद। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया है कि किसी भी हाई कोर्ट की बेंच के एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई भी प्रश्न सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पेंडिंग नहीं है। इसके विरोध में ये आज हम लोगों ने ये गोष्ठी रखी है अपनी, और इसमें ये तय किया है कि हम उनके जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं इनकी तीव्रतम शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। साथ ही साथ कल हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। 1 बजे हमारी सारे आगरा के जनपद के अधिवक्ताओं की मीटिंग आहूत की गई है और ये तय किया गया है उस मीटिंग में हम भविष्य की क्या रूपरेखा हो वो करें। अलावा इसके हमारे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।